नमस्कार बच्चों, आज हमारा टॉपिक है फिर से sp संकरण। और sp संकरण में इसके पहले हमने जो संरचना पढ़ी वो थी बेरिलियम क्लोराइड की। आज हमने जो संरचना ली है वो है एसिटिलीन अणु की। एसिटिलीन अणु जिसे हम एथाइन भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एथाइन। एथाइन। तो यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है, एथाइन का नाम लेके पूछा जाता है, एथाइन की संरचना समझाइए। एथाइन का सूत्र क्या है? C2H2। C2H2। तो यहाँ पर भी बेरिलियम क्लोराइड की तरह कार्बन में पाया जाता है sp संकरण। कार्बन में कौन सा संकरण पाया जाता है? sp संकरण। तो यहाँ पर भी आप नोट करेंगे तो बिल्कुल लिख लें कि जो एसिटिलीन है उसका सूत्र है C2H2 और यहाँ पर कार्बन केंद्रीय परमाणु है और कार्बन में पाया जाता है sp संकरण। जब कार्बन में sp संकरण पाया जाता है तो सबसे पहले हम देखें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन परमाणु क्रमांक 6। तो यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p2। ये कौन सी अवस्था है? इसको हमने कहा सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पर s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p2 कक्षक में हो जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। जब इसकी कार्बन की हम उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, सेकंड डाल लें यहाँ पर, उत्तेजित अवस्था में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p x1 और 2p/1। क्या होता है? ये जो s कक्षक है इसका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहाँ चला जाता है? 2p2 कक्षक में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या हो जाते हैं? थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान देंगे, 1s2 2s2 2p2। 1s2 यहाँ पर हो जाएगा 2s1 और यहाँ पर हो जाएगा x1 y1 और z1। तो यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो p कक्षक में चला जाता है। तो p कक्षक में एक एक क्या हो जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक है जब संकरण करते हैं तो कौन सा संकरण हो रहा है यहाँ पर कार्बन में? sp संकरण। जब कार्बन में sp संकरण हो रहा है तो वो किस प्रकार से होगा आप देखेंगे। यहाँ पर ये 2s कक्षक 1 और यहाँ पर ये जो p कक्षक के इलेक्ट्रॉन है ये, तो इनमें से sp संकरण जब कार्बन में होता है तो ये वाला s कक्षक और ये वाला p कक्षक, ये s और ये p कक्षक आपस में कौन सा संकरण करते हैं? sp संकरण करते हैं और जिसके फलस्वरूप 2 sp संकरित कक्षक बनाते हैं। और फिर इसके पश्चात ये जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक, ये क्या कहलाते हैं? असंकरित कक्षक। असंकरित कक्षक जो कि संकरण में भाग नहीं लेते। तो यहाँ पर ये 2 sp संकरित कक्षक होते हैं और 2 कैसे होते हैं? असंकरित कक्षक जो कि संकरण की क्रिया में भाग नहीं लेते। अब जब हम कार्बन की संरचना देखते हैं तो ये जो संकरण के फलस्वरूप जो कार्बन परमाणु है उसकी संरचना कैसी हो जाती है इनमें जब संकरण होता है? संकरण किन किन के बीच में हो रहा है अगर हम देखते हैं, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, इसके पास है, कार्बन के पास है एक s कक्षक, दूसरा है यहाँ पर px py और pz कक्षक। इसको हम विस्तृत रूप में देखें, आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसको बस ध्यान रखेंगे कि 2 sp संकरित कक्षक है और 2 कैसे हैं? असंकरित कक्षक। अब जब कार्बन में संकरण की क्रिया हुई तो उसके पास ये जो कक्षक है उनकी अगर हम संरचना देखें तो ये जो कार्बन का एक s कक्षक, गोलाकार इसकी आकृति है। फिर दूसरा कार्बन के पास कौन सा कक्षक है? p कक्षक। फिर इसके बाद p कक्षक और फिर इसके बाद एक और p कक्षक। ये सब जब संकरण करते हैं तो यहाँ पर हमने कहा कि केवल संकरण इन दोनों कक्षक में हो रहा है।
यहाँ पर दो कक्षक और एक एस और एक पी कक्षक, दो तो संकरण की क्रिया में भाग नहीं लेते। तो यहाँ पर जब संरचना बनती है तो इस संरचना को हम इस प्रकार से अगर देखें कि आकृति यहाँ पर इस प्रकार से ये रेखीय होती है ना, sp संकरण है, इसकी आकृति कैसी होगी, रेखीय। तो ये जो कार्बन है इसके पास ये हुए sp संकृत कक्षक, sp संकृत कक्षक ये। लेकिन ये जो दो बचे हैं जो कि संकरण की क्रिया में भाग नहीं लेते, वो भी कार्बन के पास है, जिसको मैं इसी में यहाँ पर बना देती हूँ, ये भी कार्बन के पास है। तो ये दोनों कैसे कक्षक हैं, जो असंकृत कक्षक कह रहे हैं इनको हम, असंकृत कक्षक, ये ठीक है। अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन जब C2H2 बनाता है तो C2H2 बनाते समय ये हाइड्रोजन के s कक्षक से बंध बनाता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाइड्रोजन ओनली क्या है, 1s1, तो इसके पास केवल कौन सा कक्षक है, s कक्षक है। तो जब ये हाइड्रोजन के s कक्षक से बंध बनाता है तो ये जो बंध बनाएगा किस प्रकार से, हाइड्रोजन का ये हुआ s कक्षक हाइड्रोजन का, और ये हुए कार्बन के जो संकृत कक्षक है, ये कार्बन के संकृत कक्षक, ठीक है। केवल अभी मैं इसकी संरचना बना रही हूँ। ये जब हाइड्रोजन का s कक्षक जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और कार्बन जिसके पास संकृत कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन है, ये है हाइड्रोजन और ये है कार्बन, जब ये संकरण करते हैं तो संकरण में क्या होता है, यहाँ पर ये जो कार्बन है इसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो दो हाइड्रोजन C2H2 है, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। C2H2 मतलब दो कार्बन है ना, दोनों ही कार्बन में क्या पाया जा रहा है, sp संकरण, दो कार्बन है ना, दोनों ही कार्बन में क्या पाया जा रहा है, sp संकरण। तो यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन और दो कार्बन जब ये संकरण करते हैं तो दोनों कार्बन के सबसे पहले sp संकृत कक्षक और sp संकृत कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखा ये दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन, दोनों कार्बन के पास इस प्रकार से बंध है, तो दोनों कार्बन का जो एक sp संकृत कक्षक है वो आपस में कौन सा अतिव्यापन करेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कार्बन का sp sp अतिव्यापन, sp sp अतिव्यापन, और जिसके फलस्वरूप कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा बंध। फिर इसके पश्चात अब ये जो हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और जो कार्बन है उनके पास भी अभी संकृत कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ अतिव्यापन करेंगे, एक हाइड्रोजन के साथ ये वाला कक्षक, एक हाइड्रोजन के साथ ये वाला कक्षक, यहाँ पर ये अतिव्यापन करते हैं और बंध बना लेते हैं। इसे हम कौन सा अतिव्यापन बोलेंगे, यहाँ पर ये हुआ sp_s अतिव्यापन, sp_s अतिव्यापन, और ये भी क्या हुआ, sp_s अतिव्यापन। तो इस तरीके से अगर हम किसकी संरचना देखें, C2H2 की, तो ये रेखीय संरचना हो गई कि जो कार्बन, आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, केवल इतनी संरचना के बारे में अगर हम लिखें तो जो C2H2 अणु है उसमें दो कार्बन परमाणु हैं जिनमें कौन सा, sp संकरण पाया जाता है। दोनों कार्बन परमाणु के दो sp संकृत कक्षक में से एक कक्षक एक हाइड्रोजन से और दूसरा कक्षक दूसरे हाइड्रोजन से अतिव्यापन करता है, और दोनों कार्बन आपस में, दोनों कार्बन के sp संकृत और sp संकृत कक्षक आपस में अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं। तो ये हो गए संकरण। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, आप देखेंगे आप थोड़ा सा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ये तो अतिव्यापन में भाग ले लिए, ये भी अतिव्यापन में, ये भी अतिव्यापन में, ये संकरण, ये क्या हुआ, संकरण के पश्चात जो बने। अब यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन थे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इनको हमने कौन से कक्षक कहा था, असंकृत कक्षक, असंकृत कक्षक। तो ये जो असंकृत कक्षक है वो भी अभी हर एक कार्बन के पास है ना। अब इसी संरचना में हमने इतनी संरचना तो समझ ली, यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक कार्बन के पास दो असंकृत कक्षक हैं, हर एक कार्बन के पास दो असंकृत कक्षक हैं जिनके पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो कि संकरण में भाग नहीं लेते, तो ये क्या करते हैं, आपस में पार्श्ववर्ती अतिव्यापन करते हैं,
ये आपस में पार्श्ववर्ती अतिव्यापन करते हैं और क्या बनाते हैं, पाई बंध। तो ये जो अतिव्यापन हो रहा है उसको हमने क्या कहा, यहाँ पर ये हो रहा है पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, अतिव्यापन, और इसके द्वारा क्या बन जाएगा, पाई बंध। ये बनेंगे पाई बंध। अभी तक सिग्मा बंध बन रहे थे, अब क्या बन रहे हैं, पाई बंध। तो ये इसकी संरचना को अब अगर हम दर्शाते हैं तो ये किस प्रकार की संरचना है वास्तव में, तो यहाँ पर दो कार्बन, ये इन दोनों के बीच में सबसे पहले कौन सा अतिव्यापन हुआ था, sp-sp अतिव्यापन, जिससे सिग्मा बंध बना था। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है उसमें कौन सा अतिव्यापन हुआ था, sp2, ये है ना, यहाँ पर हुआ था sp-s अतिव्यापन, तो इससे भी कौन सा बंध बना था, सिग्मा बंध। फिर ये कार्बन से हाइड्रोजन ने बंध बनाया था, ये भी कौन सा बंध था, सिग्मा बंध। तो 3 सिग्मा बंध हो गए। और ये जो पार्श्ववर्ती अतिव्यापन हुए उस अतिव्यापन के फलस्वरूप ये जो बंध बने वो कौन से हो जाते हैं, पाई बंध। तो ये जो कार्बन है उसमें एक सिग्मा बंध होते हैं और 2 क्या होते हैं, पाई बंध। कार्बन कार्बन त्रिबंध में एक सिग्मा बंध होते हैं और 2 क्या होते हैं, पाई बंध। तो जो सिग्मा बंध होते हैं वो संकृत कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं और जो पाई बंध होते हैं वो असंकृत कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं। तो ये एसिटिलीन अणु की संरचना कैसी हो जाती है, रेखीय हो जाती है। और इसमें जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल मीन्स कार्बन 3 परमाणुओं के बीच में ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाता है, 180 डिग्री का। रेखीय संरचना है। तो ये होती है एसिटिलीन अणु की संरचना C2H2, जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, थोड़ा सा आप फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अगर पूछी जाती है एथाइन अणु की संरचना समझाइए, तो आप बताएंगे एथाइन का सूत्र C2H2 है, जिनमें दोनों कार्बन परमाणुओं पर sp संकरण पाया जाता है। sp संकरण के फलस्वरूप ये जब sp संकरण करते हैं तो इनके पास 2 sp संकृत कक्षक होते हैं, जबकि 2 असंकृत कक्षक होते हैं। तो ये जो sp संकृत कक्षक होते हैं, ये कार्बन परमाणु के sp संकृत कक्षक है। ये sp संकृत कक्षक 2 हाइड्रोजन परमाणु के sp संकृत कक्षक से अतिव्यापन करते हैं। तो यहाँ पर जो अतिव्यापन होते हैं, सबसे पहले कार्बन कार्बन अतिव्यापन करता है। एक कार्बन का sp संकृत कक्षक दूसरे कार्बन के sp संकृत कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है, ये दिख रहा है, और सिग्मा बंध बनाता है। फिर हाइड्रोजन और कार्बन, यहाँ पर कार्बन का sp संकृत कक्षक और हाइड्रोजन का s कक्षक sp-s अतिव्यापन करते हैं, ये दिख रहा है, ये sp-s और sp-s अतिव्यापन करते हैं और क्या बनाते हैं, फिर से सिग्मा बंध बनाते हैं, ये बता दिए। फिर इसके पश्चात जो कार्बन परमाणु है उसके पास जो असंकृत कक्षक बचते हैं, ये कार्बन परमाणु के असंकृत कक्षक पार्श्ववर्ती अतिव्यापन करके 2 पाई बंध बनाते हैं, ये हुआ पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। और इसके फलस्वरूप जो एथाइन अणु है उसकी संरचना रेखीय होती है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध पाया जाता है, जिसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बंध होते हैं। तो ये होती है एथाइन अणु की संरचना CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो संकरण के आधार पे हमने देखा कि कार्बन कार्बन के बीच में किस प्रकार से त्रिबंध बनते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, सारी संरचनाओं को समझें और समझने के बाद इनको शब्दों में भी लिखना है। हमको केवल संरचना नहीं बनानी है, संरचना के बाद इन सारी चीज़ों को शब्दों के माध्यम से भी हमको बताना है। ठीक है बेटा, तो अच्छे से देखें। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है शुरू में, पर आप 1-2 बार देखेंगे आपको समझ में आएगा। थैंक यू।